हेलो फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस मेंस 2025 का जो हमारा डेली आंसर आइटम प्रोग्राम चल रहा है, इसमें आज हम नए क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। और आज का क्वेश्चन हमारा इस कंटेक्स्ट में है कि हमने जो पिछले टाइम में आपने पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आने वाले हमारे यूपीपीसीएस मेंस 2025 में किस तरह का क्वेश्चन आएगा ये हमें पता चल जाए। उसी तरह के क्वेश्चनों पे हम जो है प्रैक्टिस करें। यहां पे अगर हम देखते हैं तो आज का जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो हमारा है पीजेंट मूवमेंट के ऊपर, एक्चुअली में किसान आंदोलन के ऊपर। और किसान आंदोलन का क्वेश्चन क्यों लिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लेने के पीछे सेंस क्या है, बेस क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी तक अगर हम देखते हैं, हिस्ट्री में हम देख रहे हैं, तो अगर आप देखें तो बहुत सारे आंदोलन के ऊपर, सभी आंदोलन के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे क्वेश्चन आ चुका है, 1857 का जो आंदोलन हुआ था उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसी के अलावा अगर आप देखें तो 1857 में अवध से जुड़ के आपका क्वेश्चन आ चुका है। क्विट इंडिया मूवमेंट अभी तक नहीं आया है, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट पे भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये वाला आपका हो अभी जिस पे डिस्कस करेंगे, ऐसा है वो आंदोलन आ गया। इसी तरीके से अगर आप देखें तो आपका जो क्रांतिकारियों का जो आंदोलन है वो भी आ गया। और इवन जो वुमेन्स, अब 1857 में जो वुमेन्स थी और दूसरे क्रांतिकारी थे या दूसरे आपके जो है आंदोलनकारी थे, वो कैसे रोल प्ले करते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब जो मुख्यतः आंदोलन है जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, अगर उसके अंदर देखें तो दो आंदोलन आपके बचे हुए हैं जो अभी तक नहीं आए हैं। एक आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, किस तरीके से इसमें उत्तर प्रदेश बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और दूसरा आपका पीजेंट मूवमेंट, आपका किस तरीके से किसानी आंदोलन आपका जो है आंदोलन जो है देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। तो ये दो आंदोलन अभी तक दोस्त नहीं आए हैं। और अब अगर ये दो आंदोलन नहीं आए हैं तो काफी हद तक बात है कि अगर पीवाईक्यू रिपीट नहीं हुआ तो पीवाईक्यू तो हमें करना है तो पिछले आंदोलन ही रिपीट हो सकते हैं, उसी में थोड़ा बहुत चेंज करके। और अगर रिपीट नहीं हुआ, उन्हें कुछ नया क्वेश्चन बनाना पड़ा, तो ये दो आंदोलन उनके पास ओपन है। तो हम ये दो आंदोलनों पर डिस्कस आगे करेंगे। पहले आज हम जो है पीजेंट वाला किसान आंदोलन की बात करेंगे, और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसके बारे में बात करेंगे, और दोनों को उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में डिस्कस किया जाएगा, तभी आप 125 का टारगेट प्राप्त कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम आप अपना पीजेंट मूवमेंट। अब आपको समझ में आया होगा कि जो ये पीजेंट मूवमेंट हम ले रहे हैं, ये पीजेंट मूवमेंट हमारा कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों हम जो है पीजेंट मूवमेंट पे, किसान आंदोलन पे क्वेश्चन ला रहे हैं। बहुत ज्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन आए, क्योंकि हमारा काम है पीवाईक्यू से एनालिसिस करके ये देखना कि क्या फ्यूचर में क्वेश्चन आ सकते हैं। और कई लगातार क्वेश्चन तो आ रहे हैं आंदोलन से, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन अभी तक आंदोलनों के पीछे आ चुके हैं। तो डेफिनेटली ये फ्लो बना ही रहेगा, ये पैटर्न चलता ही रहेगा। और उस कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो इस पे क्वेश्चन आना मतलब आ सकता है, और इसकी काफी ज्यादा उम्मीद है। ठीक है, समय खराब नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये पूछ क्या रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन हुआ है उसके पीछे कारण बता दीजिए, इसके क्या परिणाम रहे, इसकी क्या सीमाएं रही, तीनों का मूल्यांकन कर लेते हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें हम एनालिसिस कर लेते हैं इस पूरे किसान आंदोलन को लेके। तो अगर किसान आंदोलन की बात है तो किसान आंदोलन से ही उसका इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। तो हम कहेंगे भाई देखो, 1918 से 1921 के दौरान उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित या जो आपका किसानी आंदोलन है ये बहुत ज्यादा आपका राइज होता है, और उत्तर प्रदेश इसमें एक बड़ा सेंटर बन के उभरता है। और उसमें भी उत्तर प्रदेश में भी तो देखें तो मुख्यतः अवध वाला क्षेत्र किसान आंदोलन के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरता है। यह तो पक्की बात है, यह हुआ। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, अब वास्तव में यह था कि क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में औपनिवेशिक जब काल था उसमें जो है लगान वाला व्यवस्था बहुत ज्यादा थी, हाई लगान लिए जाते थे। तो औपनिवेशिक काल में जो एक गहरा संकट उत्पन्न हो रहा था ग्रामीण क्षेत्रों में लगान के रूप में, और दूसरे आपके जो है अत्याचारों के रूप में, जमींदारों के अत्याचारों के रूप में, उसका ही ये परिणाम था अंततः है कि इस तरह का आंदोलन उभर के आता है किसानों के द्वारा। और इस आंदोलन ने किसानों में एक नई राजनीतिक चेतना को भर दिया।
ठीक है। और यह आंदोलन अंततः देश के स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ जा मिला और इस आंदोलन को एक जन सहभागी वाले आंदोलन में कन्वर्ट कर दिया इस किसान आंदोलन ने। तो किसानों का रोल यहां बहुत इंपॉर्टेंट है और मुख्यतः अवध के किसानों का रोल, क्योंकि अवध के किसानों ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र को सीधा आपका जो है एक तरीके से जो राष्ट्रीय आंदोलन है उससे लिंक कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हम इंट्रोडक्शन ले सकते हैं और इंट्रोडक्शन लेने के बाद एक मैप बनाएंगे हम और उस मैप में हम डेफिनेटली दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में किस किस तरीके से किसान आंदोलन चल रहे थे। तो पहले इसे दिखा लेते हैं। तो दो तीन आंदोलन बड़े फेमस हैं। एक आपका एका आंदोलन है, आपने सुना होगा एका आंदोलन। ये हरदोई, बाराबांकी और सीतापुर वाला एरिया, तो जो तराई वाला एरिया है उत्तर प्रदेश का, जो तराई वाला एरिया है, हरदोई वाला एरिया, बाराबांकी वाला एरिया, सीतापुर वाला एरिया, इस पूरे एरिया में एका आंदोलन आपका चलता है। ठीक है, फिर आपका एक आंदोलन चलता है किसान, उत्तर प्रदेश किसान सभा के द्वारा, जिसका गढ़ आपका लखनऊ है, अवध का ये क्षेत्र है उत्तर प्रदेश किसान सभा। इसके अलावा तीसरा आपका एक अवध किसान सभा के नाम से भी स्टैब्लिश होता है और ये अवध किसान सभा प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में होता है, अवध के प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में। तो अवध किसान सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा और एका आंदोलन, एक का आंदोलन, ये तीन आंदोलन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वहीं आपका अगर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हम आते हैं, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश मेन गढ़ है, तराई वाला क्षेत्र या मेन गढ़ है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी आते हैं तो हम मेरठ मुजफ्फरनगर क्षेत्र में किसान आंदोलन, मेरठ मुजफ्फरनगर किसान आंदोलन हम देख सकते हैं। लेकिन फिर भी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का जो एक किसान आंदोलन था ये बड़े लेवल पर नहीं था, ये बहुत बड़े लेवल के आंदोलन रहे हैं, ये ज्यादा पॉपुलर और बड़े लेवल के आंदोलन रहे हैं। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में किसानों से रिलेटेड जो आंदोलन था वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं था। मेरठ मुजफ्फरनगर वाले क्षेत्र में किसान आंदोलन आपको देखने को इजिली मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसे एक फ्लो चार्ट दे दिया, एक मैप दे दिया उत्तर प्रदेश का, जो कि बहुत जरूरी था देना, क्योंकि हमें मार्क्स लाने 125, इसीलिए हम उस मैप को देंगे ही देंगे और अपने क्वेश्चंस को ज्यादा बेटर और प्रेजेंटेटिव बना लेंगे। ठीक है, और सामने वाले को भी समझ में आए भाई इसको सारे आंदोलन समझ में आते हैं। ठीक है, ओके डन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कहेंगे कि किसान आंदोलनों के पीछे कारण क्या थे। देखो, अगर आप यही क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में लिख रहे होते, नॉर्मल जीएस पेपर 1 की तरह, तो इसके कारण कुछ और हो जाते। अभी क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के अंदर लिख रहे हैं तो इसके कारण थोड़े से बदलेंगे कैसे? उत्तर प्रदेश के स्पेसिफिक ज्यादा होंगे, एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश के रखे जाएंगे, उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में हम ज्यादा बात करेंगे, ना कि जर्नल बात लिखेंगे थोड़े से, तो उसके जो है हेडिंग बदल सकते थे। अब थोड़े से उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक हेडिंग ही हमें लेने चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं, देखो भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो ये आपके आंदोलन चल रहे थे उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में, जब हम बात कर रहे हैं कि जो अवध में तालुकदारी और जमींदारी का जो सिस्टम था ना, वो बहुत गड़बड़ कर रहा था, वो बहुत समस्या क्रिएट कर रहा था। उस तालुकदारी और जमींदारी वाली व्यवस्था ने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था। इसकी वजह से किसान आंदोलन चालू हुए। क्यों? क्योंकि जो यहां अवध में तालुकदारी सिस्टम थी या जमींदारी सिस्टम थी, एक्चुअली में वहां कई सारी परंपराएं विद्वान रहती थी। वे बेगारी कराते थे, वे उनसे नजराना लेते थे, ठीक है, इस तरह के कंडीशंस करते थे। और उनको जो है क्या है कि जो जमीन है, जमीन पे भी जो है, जब जमींदारी सिस्टम होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका वर्क कर रहा है, जमीन बो रहा है, उस पर उसका अधिकार भी नहीं होगा, अधिकार भी एक तरीके से जमींदार का है। तो इस कंटेक्स्ट में जो अत्याचार होता है तो इस अत्याचार के खिलाफ, इस जमींदारी तालुकदारी व्यवस्था के खिलाफ अवध का किसान खड़ा हो जाता है और आंदोलन करना शुरू कर देता है। तो पहला सिस्टम ये हुआ। अब इसका उदाहरण भी देना पड़ेगा हमें उत्तर प्रदेश के उसमें। तो अगर आप देखें तो प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद वाला जो एरिया है, जहां अवध किसान सभा का क्षेत्र है, प्रतापगढ़, रायबरेली, ये वाला एरिया अगर आप देखें, फैजाबाद वाला एरिया, इसमें आप क्या देखेंगे कि जो आपका मतलब जो बो रहा था, जमींदार उसे बेदखल कर देता है, ठीक है, लगान बहुत ज्यादा लगा देता है, और इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेगी। तो हमने बताया किस तरीके से अवध में जमींदारी और तालुकदारी व्यवस्था इन सारे सिस्टमों को चेंज करती है, और उस कंटेक्स्ट की वजह से ही किस तरीके से जो है किसान आंदोलन का उदय होता है, पीजेंट आंदोलन का, पीजेंट मूवमेंट का स्टार्टिंग होता है अवध वाले रीजन में या उत्तर प्रदेश वाले रीजन में। ठीक है, दूसरा कारण क्या होगा?
अब दूसरा कारण समस्या क्या है कि भाई अगर आप देखें तो उस टाइम विश्व युद्ध चल रहा है, विश्व युद्ध की वजह से भी एक आर्थिक संकट क्रिएट होता है किसानों के लिए, क्योंकि जब विश्व युद्ध वाली कंडीशन चलती है तो उस टाइम आपका जो है फसलों की बड़ी कीमतें बढ़ जाती हैं, कीमत बढ़ने से किसानों को फायदा मिलता है, उसके प्रपोर्शनेट लगान भी बढ़ जाता है। लेकिन जब वर्ल्ड वार खत्म हो जाता है तो लगान को कम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो किसान है उन्हें ज्यादा ऋण देना पड़ता है, जबकि फसलों की कीमत हो गई कम। उस कंटेक्स्ट में किसानों को के ऊपर ऋण जो है या जो है डेट जो है उसका भार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यह प्रॉब्लम है, उसी के विरोध में किसान आंदोलन करना चालू करेंगे, क्योंकि किसान भाई जब उन पर ऋण ज्यादा होगा और वो जो है कहीं ना कहीं जो है ऋणग्रस्त होते चले जाएंगे तो उसके खिलाफ आंदोलन तो करेंगे ही। तो यही समस्या आपको यहां देखने की मिलेगी। अब इसका एक उदाहरण भी देखिए। अब अगर आप देखें तो जो अवध के उस टाइम महाजन थे, महाजन एक्चुअली में आपको पता होगा कि महाजन उस टाइम में जो है देते थे पैसा, जो है ऋण पे देते थे। तो अवध के महाजनों के द्वारा उच्च ब्याज दरों पर ऋण दिए जाने और भूमि के ह्रास का बढ़ने का सबसे ज्यादा क्षेत्र ये उस टाइम देखने को मिलता है। तो अवध वाले जो महाजन हैं उस टाइम भाई ऋण दे रहे हैं और उच्च दरों पर ऋण दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ऋण तो देंगे ही, लगान देने के लिए ऋण तो लोग ले ही। अब ऋण दे दिया और उसके कंटेक्स्ट में अपनी जमीन उससे जो है हथिया ली एक तरीके से, तो जमीन का ह्रास हो रहा था। अब इस खिलाफ, इस कंडीशंस में किसान जो है आंदोलन करना चालू करेगा, क्योंकि उसकी जमीन भी छीन गई है और लगान बहुत तेज है, ज्यादा है, और ऊपर से ऋणग्रस्त भी हो गया है। ये सारी कंडीशन, ये सारी आर्थिक स्थिति मिलके किसान को आंदोलन करने के लिए विवश करती हैं। सारी बात हम उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, और इसी कंटेक्स्ट में आपको मेंस में करना है। जब तक इस कंटेक्स्ट में नहीं करेंगे मार्क्स नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका गांधीवाद राष्ट्रवाद का प्रभाव देखने को मिलेगा। देखो, आपको ये समझ गए, उत्तर प्रदेश वाली कंडीशन में गांधीवाद का बहुत तेजी से प्रभाव स्टार्ट होता है, और मुख्यतः असहयोग आंदोलन। जब 1920-21 में असहयोग आंदोलन चलता है और असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा गढ़ उत्तर प्रदेश ही रहता है, उसी कंटेक्स्ट में जो एक गांधीवाद का राष्ट्रवाद का उदय होता है, और गांधीवाद ये और गांधी जी उस टाइम प्रेरणा देते हैं किसानों को कि आपके खिलाफ अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप खड़े होइए और उसका विरोध कीजिए। इस विरोध का ही परिणाम था कि अवध के क्षेत्र में किसान आंदोलनों की शुरुआत हो जाती है, एकदम बहुत जबरदस्त तरीके से। तो गांधी जी का असहयोग आंदोलन, बढ़ती राष्ट्रवाद की घटना किसानों के आंदोलन को एक बड़ी हवा दे देती है। यह कंटेस्ट हमें यहां देखने को मिलता है, और इससे की वजह से कांग्रेस का प्रभाव इस ग्रामीण क्षेत्र में बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। अगर इसका उदाहरण देखें तो हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू, जब इस तरह की कंडीशन चल रही है तो जवाहरलाल नेहरू अवध वाले क्षेत्रों में, किसानी वाले क्षेत्रों में जो है उनके लगातार दौरे होते हैं, और उस कंटेक्स्ट से साफ दिखाई देता है कि जो किसान है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और गांधीवाद के राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर संघर्ष करने के लिए तैयार खड़ा है, और उसी का परिणाम होता है किसान आंदोलन। ठीक है, अब अगला चीजें चलती हैं। अब भाई किसान आंदोलन को उत्तर प्रदेश में चलाएं और बाबा रामचंद्र का नाम ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इस पूरे अवध वाले सिस्टम में उसको जो है किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम बाबा रामचंद्र जी करते हैं। तो बाबा रामचंद्र जी जैसे व्यक्ति का नेतृत्व मिलता है, और बाबा रामचंद्र जी क्या कर रहे हैं, वो जो आपका जो है एक तरीके से रामचरितमानस है, रामचरितमानस के माध्यम से किसानों के अंदर एक तरीके से एक किसान आंदोलन चलाने के लिए एक जो है एनर्जी का फूंकते हैं उसमें, और इस आंदोलन को एक सामाजिक धार्मिक आधार प्रदान कर देते हैं। और आपको पता है कि सामाजिक और धार्मिक आधार जैसे मिलता है तो किसान जो है उनके पीछे चल देते हैं। इस कंटेक्स्ट में आंदोलन होता है, और इसी कंटेक्स्ट में आपका जो है बाबा रामचंद्र जो है अवध किसान सभा की स्थापना कर लेते हैं प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है, क्योंकि अब किसानों का सपोर्ट उन्हें स्ट्रॉन्ग मिल गया है, और किसानों को एक स्ट्रॉन्ग लीडर मिल गया है जो उनकी बात को आगे रख सके। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये चीज चलेगी। इसके बाद एक और बड़ा कारण है सामाजिक स्तर पे जो उनका आर्थिक और सामाजिक शोषण हो रहा है किसानों का। अब किसान का आर्थिक शोषण कैसे हो रहा है, क्योंकि जमींदारी सिस्टम है दोस्त। तो जो जमींदार है वो क्या करता है, बिना मजदूरी के सेवाएं लेता है उनसे। जंगल, चारागाह और जल स्रोत जैसे जो क्षेत्र थे, जो चारागाह थे, जंगल थे, जिसमें पहले किसान अपना फ्रीली काम कर रहा था, वो सारे भी उसके हाथ से छिन जाते हैं। तो ये सारी जो सामाजिक समस्याएं क्रिएट हो रही हैं उसके सामने, उन सामाजिक समस्याओं के विरोध में किसानों का खड़ा होना तय हो जाता है। तो ये वाली कंडीशंस आपकी बढ़ रही हैं, और इस वजह से आपका जो है आंदोलन चल रहा है।
तो एक बार फिर देखते हैं कि अवध में जमींदार और तालुकदारों का बढ़ता प्रभाव, उसी तरीके से बढ़ती आर्थिक मंदी जो कि वर्ल्ड वार की वजह से क्रिएट होती है, और फिर उसी में देखते हैं बाबा रामचंद्र जैसे व्यक्ति का जो है एक तरीके से नेतृत्व और सामाजिक समस्याएं, ये सारी मिलकर किसानों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करती हैं। और साथ में गांधी जी तो आए गए, उसे आप भूल नहीं सकते, असहयोग आंदोलन को। ये सारी चीजें मिलके किसानों को प्रेरित करती है कि वो एक आंदोलन करें, और इसी वजह से अवध का जो क्षेत्र है ये किसानी आंदोलन के लिए सबसे बड़ा केंद्र बन के उभरता है। और इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन में आपसे कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन के आने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आगे कि ये तो हो गया भाई, अब इसके परिणाम क्या हुए, इसके प्रभाव क्या हुए, इस बारे में भी बात करना पड़ेगा। जो किसान आंदोलन चला, प्रभाव क्या हुए? प्रभाव क्या हुआ है? सबसे बड़ा प्रभाव ये रहा है कि एक राजनीतिक चेतना का उभार हुआ है किसानों में। ठीक है, देखो ये तो पक्की बात है। हुआ क्या कि किसानों को दिख रहा है कि भाई शोषणकारी नीतियां चल रही हैं, उस शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध ये खड़े होने लगे। सबसे पहले जमींदारों के और जो है तालुकदारों के विरुद्ध खड़े होने लगे। धीरे धीरे इन्हें समझ में आया कि भाई जमींदारों और तालुकदारों के खिलाफ खड़े होने से नहीं बात बनेगी। औपनिवेशिक काल है, और उस औपनिवेशिक जो ब्रिटिश सरकार है उसके खिलाफ ही खड़ा होना पड़ेगा, अंततः सुधार तो तभी हो सकता है। तो इस तरह की एक राजनीतिक चेतना का उदय होता है किसानों में, और किसान ये बात समझने लगता है। इसीलिए अवध के विभिन्न क्षेत्रों में असहयोग आंदोलन की जो आपकी सभाएं हो रही हैं उसमें किसानों का जमवाड़ देखने को मिलता है। अब उस असहयोग आंदोलन में किसान क्यों जा रहा है? क्योंकि किसान ये बात समझ गया है कि जब हम राष्ट्रीय रूप से स्वतंत्र होंगे तभी जमींदारी वाली सिस्टम और तालुकदारी वाली सिस्टम से भी हम निजात पा सकेंगे। ये चीज उन्हें सहज समझ में आ गई। तो उनके अंदर एक राजनीतिक चेतना का उदय हुआ, और इस राजनीतिक चेतना ने असहयोग जैसे आंदोलन, असहयोग जैसे राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन को एक नई हवा दे दी। इस तरीके से आप जो है इस राजनीतिक चेतना का उभार इस किसान आंदोलन से साफ साफ देखने को हमें मिलता है। और वास्तव में किसान आंदोलन असहयोग आंदोलन को सपोर्ट कर रहा है, और असहयोग आंदोलन हम पीछे बता चुके हैं वो किसान आंदोलन को फर्दर बढ़ाने का काम कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे को हवा दे रहे हैं, ये बात आपको समझनी है। किसान संगठनों का सशक्तिकरण होने लगा है। अब इसका परिणाम यह हुआ, जब किसान आंदोलन चलने लगे तो किसान सभाएं बनने लगी, नए नए किसान संगठन बनने लगे, और इन किसान संगठनों ने लगान न देने की बात करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया, और किसानों का इनके पास साथ समर्थन आने लगा। तो इस तरीके से जो आपके संगठन थे वो जो है तेजी से उभरने लगे। बहुत सारे किसान सभाओं का आगमन हम देख सकते हैं, और अंततः बड़ी किसान सभाएं स्टैब्लिश होती हैं, और वे जो है पूरे नेशनल लेवल पे उभर के आती हैं। तो ये परिणाम आपको साफ देखने को मिल रहा है, और ये सारी किसान सभाएं किसानों की आवाज उठा रही थी, उसी को लेकर आगे चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ? अब ऐसा तो नहीं है कि भाई ये आंदोलन हुए तो जब किसान सभाएं बन रही हैं, राजनीतिक चेतना हो रही है, ब्रिटिश के खिलाफ चीजें हो रही हैं, तो भाई ब्रिटिश या औपनिवेशिक जो प्रशासन है उसके ऊपर भी एक दबाव बनना लाजमी था, बनना ही है। इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है तो बनेगा, तो उनके ऊपर एक दबाव बना, और उस दबाव का परिणाम था कि अवध का जो है इन्होंने एक अवध रेंट एक्ट 1921 में पारित किया, जिससे क्या हुआ, किसानों को कुछ सीमित संरक्षण प्राप्त दिए गए, जबकि ये अपर्याप्त थे, सफिशिएंट नहीं थे। बट ब्रिटिश के ऊपर एक दबाव जरूर देखने को मिलता है, और उसी कंटेक्स्ट में आपका अवध रेंट एक्ट आता है, और अवध रेंट एक्ट कहीं ना कहीं जो समस्या क्रिएट हो रही उसको सीमित मात्रा में एड्रेस जरूर करता है। तो ये परिणाम भी हमें देखने को मिलता है। कांग्रेस का जनाधार का तो बढ़ ही गया भाई। अब ये सबसे बड़ा प्रोग्राम ये होगा कि कांग्रेस का जो है, जो पहले मात्र जो है एक इलाइट क्लब तक होती थी, उसका जनाधार ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ना शुरू हुआ, और किसानों में उसके जनाधार ने इसे एक जन आंदोलन के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इस तरीके से, और कांग्रेस को एक ग्रामीण क्षेत्र तक बढ़ती हुई जो है पार्टी के रूप में या एक नेशनल पार्टी के रूप में स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। ये परिणाम हम साफ साफ इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो कई परिणाम भी हुए, होने ही थे। ठीक है, जनता पर भी प्रभाव पड़ा, किसान आंदोलन भी ऊपर बढ़े, राजनीतिक चेतना भी बढ़ी, स्वतंत्रता के आंदोलन को भी हवा मिली। ये सारे जो है फायदे हमें इसमें देखने को मिले, लेकिन अंततः कुछ कमियां भी रही। तो उस कमियों के बारे में बात करनी चाहिए। तो क्या कमियां रही? सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो आंदोलन था ना वो क्षेत्रीय
बहुत छोटे क्षेत्र में था, क्षेत्र बहुत सीमित था। अगर हम उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में देखें तो अभी हम ऊपर मैप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का, तो आप देखें ये इसका मेन सेंटर केवल अवध क्षेत्र ही था। अवध क्षेत्र को अगर छोड़ दिया जाए तो इसका क्षेत्र बहुत सीमित था। जैसे कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में अगर इसका प्रभाव देखें तो बहुत लिमिटेड हो जाता है। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश अवध वाले क्षेत्र में इसका प्रभाव काफी अधिक था। तो फिर भी उत्तर प्रदेश में ही पूरा उत्तर प्रदेश इसमें शामिल नहीं हो पा रहा, तो क्षेत्रीय जो सीमितता है वो तो हमें यहां देखने को मिलती है, ये तो हम बिल्कुल कह सकते हैं। कृषि कार्यक्रम का भी अभाव है इसमें। देखो ये आंदोलन बढ़ा, इसने राजनीतिक चेतना को बढ़ाया, राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ गया, उसकी वजह से लगान नहीं देंगे, ठीक है, ब्रिटिशों के खिलाफ लगान नहीं देंगे और बेगारी नहीं करेंगे, ये सारी चीजें तो हुई, लेकिन जमींदारी उन्मूलन जैसी मुख्य समस्याओं के ऊपर ये किसान आंदोलन नहीं बात कर रहे थे, उसे एड्रेस नहीं कर रहे थे। रीजन है क्योंकि भाई जमींदार ही बहुत सारे जुड़े हुए थे, वही जमींदारी उन्मूलन की बात करेंगे तो बात नहीं बन पाएगी उस टाइम तक। तो इसीलिए जमींदारी उन्मूलन जैसे किसानी कृषि कार्यक्रम का अभाव इसमें देखने को मिल रहा था, क्योंकि भूमिहीन मजदूरों के प्रश्नों को अभी तक नहीं उठाया जा रहा था। लेकिन हाँ, आगे जैसे जैसे बढ़ेगा उठाया गया, और उसी का परिणाम है कि देश की आजादी के बाद कृषि सुधार लागू हुए, जमींदारी सिस्टम को जो है समाप्त कर दिया गया। तो प्रभाव अभी सीमित है, बाद में देखने को मिलेगा डेफिनेटली, ये आप मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ एक और भी समस्या है कि नेतृत्व और संगठनात्मक जो वो है ना व्यवस्था, वो भी उतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि जो नेतृत्व है कुछ सेलेक्टिव लोगों पे, जैसे आप जवाहरलाल नेहरू वो भी इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, और बाबा रामचंद्र जैसे ही खास लोग जो है जुड़े हुए हैं, जिसके ऊपर पूरा नेतृत्व निर्भर करता है। जैसे इनका नेतृत्व हटता है, ये आंदोलन काफी हद तक जो है कमजोर पड़ने लगता है, तो उतना बढ़िया संगठन नहीं बन पा रहा। और फाइनली ये संगठन हम अगर देखें तो कांग्रेस के साथ ही जुड़ता है और उसी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन ये अपना कहीं ना कहीं हम लिमिट कह सकते हैं। इसी तरीके से जब असहयोग आंदोलन की समाप्ति होती है, चोरा चोरी जो आपका केस होता है, चोरी चोरा केस में जब असहयोग आंदोलन की समाप्ति होती है, तो उस कंटेक्स्ट में भी अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि इसका प्रभाव उसके बाद जो है धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि इस आंदोलन को चलाने में यह आंदोलन कमजोर पड़ जाता है। किसानों में भी कहीं ना कहीं एक मोहभंग उत्पन्न होने लगता है, और स्पेशली रायबरेली और प्रतापगढ़ वाला जो एरिया जहां अवध किसान सभा स्थापित हुई थी, वे किसान स्वयं को कांग्रेस से जो है कहीं ना कहीं अपेक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि असहयोग आंदोलन तो वापस नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि असहयोग आंदोलन के साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर किसान आपका जो है आंदोलन चल रहा था। तो उस कंटेक्स्ट में समस्या क्रिएट हो जाती है, ये हमें देखने को यहां मिलता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा किसान आंदोलन है, पीजेंट मूवमेंट है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और पीजेंट मूवमेंट में अवध का क्षेत्र एक बहुत बेहतरीन गढ़ के रूप में स्टैब्लिश होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो हम कहेंगे ठीक है जी, जो आंदोलन हुए हैं, किसान आंदोलन, ये कृषि और एक तरीके से जो हमारा इतिहास है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। डेफिनेटली इनके जो परिणाम हुए या जो इनका जो प्रभाव हुआ वो बहुत सीमित था, उतना नहीं था कि भाई उसने सारे काम कर दिए, बहुत सीमित था। लेकिन इसने एक चीज जरूर क्रिएट कर दी कि किसानों में एक राजनीतिक रूप से जागरूकता उत्पन्न कर दी, और जमींदारी सत्ता को चुनौती दे दी, और स्वतंत्रता आंदोलन को एक जनाधार प्रदान कर दिया। और अंततः ये हमेशा एक तरीके से जो आंदोलन था उसमें उनको जो है उसमें स्ट्रॉन्ग रूप से सपोर्ट करते रहे, और फाइनली जाके एक आपका जो है लैंड रिफॉर्म वाला जो सिस्टम था, किसानों की जो मुख्य मांग थी, उस वाली चीज को भी मुख्यतः मान लिया गया। तो इस तरीके से पीजेंट मूवमेंट को आधार यहां से मिलता है, उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र से, और फिर यह जो है देश की आजादी के बाद तक, आजादी और आजादी के बाद तक चलता रहता है। ठीक है, आप आंसर राइटिंग करते रहिए, आगे जो हम नए नए क्वेश्चंस जो जरूरी हैं वे सब हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।